Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. In today's lecture, we are going to study about the highway payments. So, normally payments refers to a top layer of a road surface, but in a highway design, the pavement includes various layers like a subbase, base, and a surface course. So, let's start with the pavement. Pavement is a durable surface material laid down on an area intended to sustain a vehicular load or a foot traffic, such as a road or a walkway. So basically, this based on a structural behavior, pavements are generally classified into two categories. First one is the flexible pavement, and the second one is a rigid pavement. So what is flexible pavement? तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और अ बिटुमिनस पेमेंट और अ ब्लैक टॉप पेमेंट, उसके तीन अलग अलग नेम्स हैं. और रिजिड पेमेंट को हम लोग कॉन्क्रीट पेमेंट भी बोल सकते हैं या फिर वाइट सरफेस पेमेंट भी बोल सकते हैं. बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं पेमेंट्स के? सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है पेमेंट का टू ट्रांसफर व्हील लोड्स ऑन अ सॉइल सरफेस बिलो विद स्टेबिलिटी एंड विदाउट डिफ्लेक्शन. ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन के बिना जो व्हील का लोड होता है वो सॉइल के सबग्रेड के नीचे ट्रांसफ़र करने का काम होता है सबसे पहला. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट इज़ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रेन वाटर टू द सबग्रेड. अपना जो सबग्रेड होता है उसके अंदर पानी, रेन वाटर जो होता है वो अंदर सबग्रेड में ना जाए, उसके लिए हम लोग पेमेंट प्रोवाइड करते हैं. एंड द थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव to provide a smooth riding surface so that vehicle can travel with speed and comfort. ठीक है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर पाए उसके लिए हम लोग पेमेंट प्रोवाइड करते हैं. सो ये तीन थे ऑब्जेक्ट्स. अब हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है. सो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ लो होती है एज़ कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट. रिजिड पेमेंट के अंदर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. सेकेंड है लोड इज़ ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट. ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड जो है वो ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट में ट्रांसफ़र होता है. एंड सेकेंड रिजिड पेमेंट कंक्रीट का बना हुआ होता है. ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है जिसके ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र हो. ठीक है, थर्ड है कि सरफेसिंग कैन नॉट बी लेड डायरेक्टली ऑन अ सबग्रेड बट अ सब बेस इज नीडेड. ठीक है, इसके अंदर सब बेस की ज़रूरत है लेकिन सब ग्रेड की ज़रूरत नहीं है. बट रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि जो सरफेसिंग होती है वो डायरेक्टली सब ग्रेड के ऊपर ही होती है. ठीक है, सेकेंड उसके बाद इसमें है फ्लेक्सिबल पेमेंट में नो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंक्लूडेड. एंड रिजिड पेमेंट में होता है थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड. ठीक है, उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं होती है. फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है. बट इन अ रिजिड पेमेंट वी नीड टू प्रोवाइड एक्सपेंशन जॉइंट्स. राइट, एक्सपेंशन जॉइंट्स हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि समर सीजन में एक्सपेंशन होता है और विंटर में कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जो कंक्रीट मटेरियल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है. तो अगर हम लोगों ने एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं किए होंगे तो क्या होगा, क्रैक्स हो जाएगी आपके पेमेंट के अंदर. तो वो क्रैक्स जनरेट ना हो उसके लिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं. फ्लेक्सिबल जॉइंट की डिज़ाइन लाइफ है 10 to 15 ईयर्स. एंड रिजिड पेमेंट्स जो होते हैं उसकी डिज़ाइन लाइफ है 20 to 30 ईयर्स. ठीक है, सो रिजिड पेमेंट्स आर बेटर देन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स. बट उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से थोड़ी हाई है. ठीक है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट की इनिशियल कॉस्ट एकदम लो होती है और रिजिड पेमेंट की एकदम हाई होती है. बट इन अ कॉन्ट्रास्ट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है. फ्लेक्सिबल पेमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट. ठीक है, रोड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैफिक विद इन 24 आवर्स.
ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के रोड अगर आप लोगों ने देखा होगा कि डामर का लेइंग जैसे कर देते हैं, उसके दूसरे ही दिन से हम लोग वो रोड यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट रिजिड पेमेंट में कंक्रीट यूज़ किया गया है, ठीक है, तो उसको 14 डेज तक क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग प्रोसेस क्या है आपको पता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है। क्योरिंग मतलब वाटरिंग करना। आप कंक्रीट का कोई भी कंपोनेंट कंक्रीट का आपने बनाया, जैसे कि बीम बनाया, कॉलम बनाया, या फिर आप लोगों ने पेमेंट बनाया, तो उसके ऊपर 14 डेज 20 मतलब वो आपके कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बीम है तो उसको 7 डेज का क्योरिंग मिलता है। जैसे आप लोगों ने अगर स्लैब बनाया है तो उसको 14 डेज़ का पेमेंट क्योरिंग करना पड़ता है। तो वो डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सा कंपोनेंट बनाया हुआ है उसके। तो यहाँ पे जैसे आप हम लोग अगर पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए 14 डेज़ का क्योरिंग करना पड़ता है। तो रोड जो है वो हम लोग आफ्टर 14 डेज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि डैमेज बाय ऑयल्स एंड सर्टेन केमिकल्स, अगर वहाँ पे कोई ऑयल गिरा है या कोई भी टाइप के केमिकल्स है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका पेमेंट डैमेज हो सकता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। बट अगर आपने रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्ट किया है तो उसके अंदर ऑयल या अदर केमिकल्स की कोई इफ़ेक्ट होती नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों की कंपैरिजन देख ली। अब हम लोग दोनों पेमेंट के बारे में इन डीप देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वाला जो है वो रिजिड पेमेंट है, वो कंक्रीट का बनाया हुआ है, और नीचे वाला जो है वो बिट्यूमिनस वाला है, तो वो फ्लेक्सिबल पेमेंट है। यहाँ पे भी अगेन हम लोगों ने जैसे देखा था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो ब्लैक, उसको हम लोग ब्लैक पेमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और कंक्रीट पेमेंट है उसको हम लोग वाइट पेमेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि ब्लैक वाला जो रोड दिखाई दे रहा है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला रोड है, और ये वाइट वन दिख रहा है आपको जो, वो रिजिड पेमेंट वाला रोड है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेमेंट, पेमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? सो सफिशिएंट थिकनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड स्ट्रेसेस टू अ सेफ वैल्यू ऑन अ सबग्रेड सॉइल, ठीक है, सफिशिएंट थिकनेस ज़रूरी होती है। सेकेंड है स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, उसको स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि जो भी टाइप के स्ट्रेसेस आते हैं वो सारे स्ट्रेसेस उसको गेन करने हैं। Adequate coefficient of friction to prevent skidding of a vehicle, ठीक है, हमें coefficient of friction प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि स्कीडिंग ना हो जाए व्हीकल की। स्मूथ सरफेस टू प्रोवाइड अ कंफर्ट टू रोड यूज़र्स, ठीक है, रोड यूज़र्स को कंफर्ट प्रोवाइड हो उसके लिए स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस ए लीस्ट नॉइस फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल्स, ठीक है, हम लोग जो पेमेंट बनाए उससे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर से जो भी व्हीकल मूव हो तो उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। डस्ट प्रूफ होनी चाहिए आपकी जो सरफेस है, सो डस्ट प्रूफ सरफेस सो दैट ट्रैफिक सेफ्टी इज़ नॉट इम्पेयर्ड बाय रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, ठीक है, अगर डस्ट वाली सरफेस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी और उसकी वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद है इम्परवियस सरफेस, ठीक है, सरफेस हमें कैसी प्रोवाइड करनी है वहाँ पे, इम्परवियस, ठीक है, अगर हम लोग परवियस सरफेस बना देंगे वहाँ पे तो क्या होगा, पानी नीचे सबग्रेड तक चला जाएगा। तो सबग्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे इम्परवियस सरफेस क्रिएट करेंगे, और लॉन्ग डिज़ाइन लाइफ होनी चाहिए विथ लो मेंटेनेंस। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है पेमेंट की। और फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ पेमेंट्स कौन से होते हैं, तो the following factors should be considered while selecting a type of payment। तो फर्स्ट है टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, हम लोग कौन से टाइप का पेमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक वहाँ पे क्या है। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ अ फंड फॉर अ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, हमारे पास कितना फंड है अवेलेबल, अगर हमारे पास लो फंड अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास इनफ फंड है तो हम लोग रिजिड पेमेंट बनाएंगे क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। उसके बाद है सबग्रेड सॉइल एंड ड्रेनेज कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर से भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से टाइप का पेमेंट कंस्ट्रक्ट करना है।
उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर आपको जो जगह पे रोड बनाना है, अगर वहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो मटेरियल होता है वो इजीली अवेलेबल है, तो हम लोग वो पेमेंट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और अगर जहाँ पे हमें रोड बनाना है वहाँ पे कंक्रीट इजीली अवेलेबल है, तो हम लोग कंक्रीट वाला रोड बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है, अगर हम लोग कंक्रीट का रोड पेमेंट बना रहे हैं तो हमें स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, कंक्रीट मिक्सचर मशीन चाहिए होगा। और अगर हम लोग ये फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमारे पास कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेक्ट करेंगे पेमेंट। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लाइक अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसा होता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है कि नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है टाइम अवेलेबल फॉर अ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, अगर हमें इमीडिएटली वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे देना है तो ऑब्वियसली हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज़ करेंगे, बिकॉज फ्लेक्सिबल पेमेंट्स को हम लोग आफ्टर 24 आवर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास टाइम है कि हाँ भाई आपके पास है 15 डेज़, आप 15 डेज़ में कंस्ट्रक्ट करके दे दो, तो हम लोग रिजिड पेमेंट भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टाइम अवेलेबल फॉर द completion of the project is also a main factor for selection type of a payment, right? Level of a area above a mean sea level। ठीक है, मीन सी लेवल का लेवल कौन सा है वो देख के हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा ये फैक्टर चूज़ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर अंडर अ सिंगल व्हील लोड। ठीक है, सिंगल व्हील लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आपको फिगर में बताया है। बेसिकली पेमेंट के फंक्शंस मतलब कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पेमेंट के अंदर और उसके फंक्शंस क्या है वो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सबग्रेड, मतलब कि एग्जिस्टिंग सॉइल, ऐसे करके अलग अलग टाइप के लेयर्स होते हैं पेमेंट के अंदर। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट। और नीचे आप जो देख रहे हो वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिजिड पेमेंट। ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस कोर्स है, उसके ऊपर सब बेस कोर्स है जो नॉन एरोसिव होता है, और उसके ऊपर कंक्रीट का स्लैब आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर डीपली देखें तो सबसे पहले सील कोट आता है, सबसे ऊपर सब सरफेस कोर्स के ऊपर सील कोट आता है। और सरफेस कोर्स जो होता है वो 25 से 50 mm थिक होता है। उसके नीचे आता है बाइंडर कोर्स, वो 50 to 100 mm होता है और उसके ऊपर टैग कोट का कोटिंग किया गया होता है। उसके नीचे होता है बेस कोर्स जिसकी साइज़ होती है 100 to 300 mm और उसके ऊपर प्राइम कोट किया गया होता है। उसके नीचे है सब बेस कोर्स जो जिसकी साइज़ होती है 100 to 300 mm और उसके नीचे होता है कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, मतलब कि हमारी जो सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट की गई है, तो वो होता है 150 to 300 mm। टिपिकल लेयर्स हम लोगों ने जैसे देखा सील कोट, टेक कोट और प्राइम कोट, तो ये तीन चीज़ें क्या है। तो सील कोट इज़ अ थीन सरफेस ट्रीटमेंट यूज टू वाटर प्रूफ द सरफेस एंड प्रोवाइड अ स्कीड रेजिस्टेंस एंड सील द सरफेसिंग अगेंस्ट द इंग्रेस ऑफ वाटर। मतलब ये जो सील कोट होता है वो सील करने के लिए होता है। ठीक है, एक थीन लेयर होता है जो वाटर प्रूफ सरफेस भी बनाता है और साथ में स्कीड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सेकेंड इज टेक कोट। So tack coat is a very light application of asphalt and usually asphalt emulsion diluted with the water. So it provide a proper bonding between two layers of a binder course and it is generally applied on a impervious surface. ठीक है, टैग कोट एक आसफाल्ट का पतला सा लेयर होता है, पानी के साथ ऐड करके उसको बनाते हैं। ठीक है, इम्परवियस सरफेस के ऊपर ये टैग कोट का लेयर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद है प्राइम कोट। तो व्हाट इज प्राइम कोट? प्राइम कोट इज एप्लीकेशन ऑफ अ लो विस्कस लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल ओवर अ एग्जिस्टिंग पोरस और अ एब्जॉर्बेंट पेमेंट लाइक अ WBM, वाटर बाउंड मैकेनिज्म।
सो प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्लग द कैपिलरी वॉइड्स ऑफ अ पोरस सरफेस, मतलब कि जो पोरस सरफेस होती है उसके अंदर जो वॉइड्स होते हैं उसको प्लग करने के लिए हम लोग प्राइम कोट प्रोवाइड करते हैं। एंड वो एक बॉन्ड भी क्रिएट करता है जो लूज मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर, लाइक ग्रैन्युलर बेसिस बाइंडर लेयर्स उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वो दो अलग अलग लेयर्स का बॉन्डिंग करने का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे प्राइम कोटिंग हो रहा है। सो प्राइम कोटिंग बेसिकली क्या करता है, टू लेयर्स को ज्वाइन करता है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है बिटवीन टू लेयर्स। एंड यू कैन सी इन दिस फिगर सील कोट इज ऑल्सो देयर। सो व्हाट इज सील कोट? सील कोट इज प्रोवाइडेड फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट सरफेस, राइट। अब हम लोग टिपिकल लेयर्स देखेंगे फ्लेक्सिबल स्लैब के, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के। सो जैसे हम लोगों ने आगे फिगर में देखा था कि उसके अंदर सब सरफेस कोर्स, सब ग्रेड, बेस कोर्स, ऐसे टाइप के लेयर्स होते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं सरफेस कोर्स। सो सरफेस कोर्स इज अ लेयर डायरेक्टली ऑन अ कॉन्टेक्ट विद अ ट्रैफिक लोड्स, ठीक है। हम लोग जहाँ पे रोड पे व्हीकल्स घुमाते हैं वो लेयर को बोलेंगे सरफेस कोर्स। एंड जनरली कंटेन्स अ सुपीरियर क्वालिटी मटीरियल्स, ठीक है, उसके ऊपर अच्छी वाली क्वालिटी के मटीरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं। दे आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विद अ dense graded asphalts like concrete, right? So it provides a characteristics such as a friction, smoothness, drainage, ठीक है। Also it will prevent the entrance of excessive quantities of a surface water into a underlying base, sub base and a subgrade, ठीक है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पानी है वो अंदर सब बेस सब ग्रेड के अंदर ना चला जाए। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ एंड स्कीड रेजिस्टेंट राइडिंग सरफेस, ठीक है। स्मूथ तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ स्कीड रेजिस्टेंस सरफेस भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ वाटर प्रूफ टू प्रोटेक्ट द एंटायर बेस एंड अ सबग्रेड फ्रॉम अ वीकिंग इफेक्ट ऑफ अ वाटर, ठीक है, वो वाटर प्रूफ भी होनी चाहिए। सेकेंड है बाइंडर कोर्स। सो दिस लेयर प्रोवाइड्स अ बल्क ऑफ आसफाल्ट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर and the chief purpose of this is distribute the load to a base course, ठीक है। बाइंडर कोर्स का मेन पर्पस क्या होता है, बेस कोर्स के ऊपर लोड को ट्रांसफर करना। सो द बाइंडर कोर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स हैविंग अ लेस आसफाल्ट एंड डजंट रिक्वायर अ क्वालिटी एज हाई एज द सरफेस कोर्स। So replacing a part of a surface course by a binder course results in a more economical design, right? उसके बाद है बेस कोर्स। सो द बेस कोर्स इज अ लेयर ऑफ अ मटीरियल इमीडिएटली आफ्टर द surface of a binder course and it provides the additional load distribution and contributes the subsurface drainage, ठीक है। इट मे बी composed of a crushed stones and other untreated or a stabilized material, ठीक है। उसके अंदर हम लोग crushed stones और अदर मटीरियल्स जो स्टेबिलाइज मटीरियल्स है उसको यूज़ करेंगे बेस कोर्स के अंदर। उसके बाद है सब बेस कोर्स। सो द सब बेस कोर्स इज अ लेयर ऑफ अ मटीरियल beneath the base course and the primary functions are to provide a structural support and improve a drainage, ठीक है। जो सब बेस कोर्स होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ड्रेनेज इम्प्रूव करता है। इट मे बी अ WBM और अ WMM। सब बेस कोर्स इज नॉट ऑलवेज नीडेड और यूज्ड, फॉर एग्जांपल अ पेमेंट कंस्ट्रक्टेड ओवर अ हाई क्वालिटी, राइट। उसके बाद है सब ग्रेड। सो सब ग्रेड क्या है, द टॉप सॉइल ऑफ अ सब ग्रेड इज अ लेयर ऑफ अ नेचुरल सॉइल prepared to receive stresses from a layers above, and it is essential that at no time soil subgrade is overstressed, so it should be compacted to the desirable density near the optimum moisture content. So आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट, ठीक है। आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल पेमेंट में ये बिट्यूमिनस और एग्रीगेट्स का यूज़ किया गया है और रिजिड पेमेंट आप देख सकते हो कि कंक्रीट का बनाया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हील लोड, ठीक है। व्हाट इज़ व्हील लोड? सो व्हील लोड बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप्स के व्हील लोड्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रैफिक लोड, ठीक है। ट्रैफिक लोड जो होता है उसको हम लोग व्हील लोड में कंसिडर करते हैं। और
मैक्सिमम व्हील और इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ठीक है, सो हम लोग वन बाय वन सब देखेंगे आगे। सो व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सब लेयर, सरफेस लेयर, बेस कोर, सब बेस, सिलेक्टेड लेयर्स एंड सब ग्रिड, ऐसे सारे लेयर्स में व्हील लोड कैसे ट्रांसफर होता है उसकी एक पैटर्न बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील लोड का फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजिड पेमेंट में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है टोटल लोड। ये मैंने एक जूम कर दिया इमेज को, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मोमेंट के अंदर व्हील लोड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, एंड हम लोग डिज़ाइन कैसे करनी है फ्लेक्सिबल पेमेंट की उसके बारे में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।